आपका 4 लाख का पर्सनल लोन अप्रूव किया गया है। किसने मांगा था? किसने मांगा था? तय की अपॉर्चुनिटी है, सामने से आई है, सामने से नहीं आई है, वो आपको सामने से दिखाई गई है ताकि आप उसको ले सकें। अगर महीना शुरू होते ही आपकी पूरी की पूरी सैलरी या उसका बहुत बड़ा पार्ट ईएमआईज़ के अंदर चला जाता है तो कहीं ना कहीं आप एक ऐसे ट्रैप में फंस चुके हैं जिसका नाम है ईएमआई ट्रैप। ऊपर से बजट चमक रहा है, नीचे से घर का बटुआ फट रहा है। कागजों में तो सरप्लस लिखते हैं लेकिन जिंदगी तो ईएमआई भरते भरते कट रहा है। ईएमआई ट्रैप एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको दिखाया जाता है कि आप जब भी किसी चीज़ को लेंगे तो ये आइटम आपको नो कॉस्ट ईएमआई के ऊपर मिल रहा होगा। आपको लगता है कि यार इसमें मुझे कोई भी इंटरेस्ट देना नहीं है तो आप उस आइटम को ले लेते हैं जस्ट बिकॉज कि वो आइटम कहीं ना कहीं 3,000 रुपये प्रति महीने पे आ रहा होता है, 3,000 पर मंथ उसकी ईएमआई होती है। आपको लगता है कि ले लेना चाहिए जस्ट बिकॉज कि आपको शौक है, आप उसको ले लेते हैं। और फिर कहीं ना कहीं जब आप देखते हैं समय के साथ में कि वो आइटम ऐसे साइड में पड़ा हुआ है तो आपको दुख होता है, लेकिन आपको वो दुख होने से कुछ नहीं हो जाएगा क्योंकि कहीं ना कहीं आपके बैंक अकाउंट को ये नहीं पता है कि वो दुख आपके दिल तक ही है। जब वो दुख आपके बैंक अकाउंट तक पहुंच जाता है तो वहाँ से हर महीने 3,000 रुपये कट रहे होते हैं। और सिर्फ 3,000 की बात नहीं है, जो आपकी सैलरी है, चाहे 30,000 या 50,000, 1 लाख, कुछ भी है, जब आप अपनी सैलरी का मोर देन 30% अपनी ईएमआईज़ में दे रहे होते हैं, चाहे वो किसी भी तरह की ईएमआई है, तो कहीं ना कहीं आप ईएमआई ट्रैप के अंदर फंस चुके हैं। कहीं ना कहीं आप आगे अपने संसार के अंदर बहुत दिक्कत में आने वाले हैं। आज इस चीज़ का समाधान हम निकालने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों की जो कि हर एक इंसान को लगता है कि उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एक मकान तो होना ही चाहिए, एक अपनी गाड़ी तो होनी ही चाहिए। ये कहीं ना कहीं हमारे समाज के अंदर एक रूढ़िवादी चीज़ें हैं कि भैया अपना मकान और अपनी गाड़ी तो होनी ही चाहिए, अदरवाइज़ आप एक सक्सेसफुल आदमी नहीं कहलाएंगे। अगर आपके पास में 50,000 रुपये की नौकरी है और आपके पास में खुद का मकान और खुद की गाड़ी नहीं है तो आप समाज के अंदर एक तरह का फेलियर होंगे। आप समाज के अंदर एक तरह के ऐसे इंसान होंगे जिसकी कोई वैल्यू होनी नहीं चाहिए कि जनाब 4 लोग क्या कह रहे होंगे तो हमें मानते हैं 4 लोग भाड़ में जाएं। लेकिन अगर आपको पता है कि मकान लेने से एक्चुअल में उस असेट का एप्रिसिएशन होने की संभावना ज़्यादा है। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूँ तो जो अपना जयपुर शहर है या फिर कोई दिल्ली शहर है, उनके कुछ ऐसे इलाके हैं, ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे लगभग 5 से 6 सालों से कोई भी प्रॉपर्टी का भाव नहीं बढ़ा है। अगर आपने उन एरियाज़ के अंदर प्रॉपर्टी ली सिर्फ ये सोच के कि खुद का मकान तो होना चाहिए, तो उस केस में आपने कहीं ना कहीं खुद को नुकसान में डाल लिया है। तो कहीं ना कहीं आपने अपने आप को उस प्रॉपर्टी के ईएमआई ट्रैप में फंसा लिया है। और जब हम बात करते हैं मकान की तो भैया उसकी ईएमआई छोटी मोटी नहीं होती है, ठीक है। कम से कम 20 से लेकर 25,000 की ईएमआई आ रही होती है, वो भी 20 से लेकर 30 साल के लिए, ठीक है। जब इतने सारे सालों तक आपको लगातार पैसे भरने होंगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि वो पैसे की वैल्यू कैसे आपकी कम हो रही होगी। और जब आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी नहीं बढ़ रही होगी तो भी आपको और दुख होगा, ठीक है। चलो ठीक है, प्रॉपर्टी में फिर भी कहीं ना कहीं एप्रिसिएशन होने की संभावना होती है कि चलो ठीक है कुछ पैसा तो बढ़ रहा होगा। लेकिन जब बात आती है जनाब आपकी गाड़ी की, आपके मोबाइल की, कौन सा मोबाइल जनाब, आईफोन 17 प्रो, चाहे जेब में अठन्नी नहीं है लेकिन हमको खर्चा करना है रुपया, ठीक है। ये एक मूवी थी, आप लोगों ने देखी होगी, ठीक है। तो अगर आप भी ऐसे हैं कि जनाब हमको तो आईफोन 17 प्रो ही लेना है, आईफोन 17 में नहीं, आप कैसे हुआ ये? क्योंकि हमको दिखाया गया, बहुत सारे क्रिएटर्स के द्वारा दिखाया गया, और जो कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेटली आप उससे कुछ ऐसे लोग होते हैं कि पास में पैसे कम होते हैं फिर भी उनको सिर्फ शो ऑफ के लिए आईफोन 17 प्रो खरीदना पड़ता है ताकि उनकी गर्लफ्रेंड, ताकि उनके सोना बाबू खुश हो जाए, तो वो ट्रैप में फंस चुके हैं। अब जो आईफोन्स हैं, जो आपकी गाड़ी हैं, या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जिनका कोई यूज़ इतना आता नहीं है, ठीक है। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं डेफिनेटली आपके लिए आईफोन बहुत ही यूज़फुल चीज़ है ना। अनफॉर्चुनेटली इतने अच्छी सैलरी होने के बाद में भी हम आईफोन 17 प्रो नहीं खरीद पा रहे हैं, ठीक है, सैलरी हो अच्छी होने के बाद में भी। लेकिन अगर आप एक साधारण आदमी हैं जो शायद गेमिंग भी नहीं करता है, जो शायद हैवी एडिटिंग भी नहीं करता है, तो उसके लिए आईफोन 17 प्रो सिर्फ और सिर्फ एक तरह का शो ऑफ है। ऐसी जब बात करते हैं हम गाड़ी की, तो जो भी असेट्स हैं इनको बोलते हैं डेप्रिशिएटिंग असेट। डेप्रिशिएटिंग असेट का मतलब ये होता है कि ऐसे असेट, ऐसी चीज़ें जिनकी वैल्यू सालों साल कम होती जाती है। अगर आप आईफोन 17 को 2 साल बाद में बेचने जाओगे तो उसकी वैल्यू आपको आधे के आसपास मिल रही होगी। ऐसे अपनी जो कार है या आपकी बाइक है उसको 5 साल बाद में बेचने जाओगे तो आपको शायद उसकी वैल्यू ओनली 30% मिल रही होगी। मतलब अगर आपने 10 लाख रुपये लगा के अपनी गाड़ी ली है
10 लाख की गाड़ी ली है लेकिन उसके ऊपर RTO टैक्स, ठीक है, RC चार्जेस, ये सब लगते हैं, इंश्योरेंस वो अलग है। जब आप 10 लाख की गाड़ी के ऊपर खर्चा कर करके उसकी गाड़ी की वैल्यू को 15 लाख की बना देते हैं, ठीक है, इन 5 सालों में, उसके बाद में भी जब आप उसको बेचने जाएंगे तो आपको पता है कितना मिलेगा? मुश्किल से 3 लाख रुपये, 3.5 लाख रुपये, ठीक है। तो आपने उस पैसे का जो नुकसान हुआ है 15 लाख से लेकर के 3 लाख, 12 लाख का, ठीक है, आपको ये एनालाइज करना होता है हमेशा कि जो 12 लाख रुपए हैं, क्या इन 12 लाख के इक्वलेंट मैं कैब में जा पाऊंगा? तो आपको देखना होता है कि अगर आप एक महीने के अंदर सपोज कि 2 या 3 बार ही कार से जाते हैं, तो 2 से 3 बार, अगर हम ये मान लेते हैं अगर आप एक नॉर्मल सिटी में रहते हैं तो आपका एक बार का कैब का खर्चा लगभग 200 रुपये के आसपास का होगा, आने जाने का मान लेते हैं 400 रुपये, ठीक है। ऐसे अगर आप किसी बड़े शहर में रहते हैं तो एक बार में आने जाने का खर्चा आपका अप्रोक्सीमेट 800 से लेकर 1000 का होगा, जो कि महीने का आपका हो गया लगभग 3000। छोटे शहर में अगर आप रहते हैं तो कैब का खर्चा आपका हो गया अप्रोक्सीमेट माने तो आपके 1000 से लेकर के 1200 रुपये के बीच में महीने का खर्चा, ठीक है। 5 साल के अंदर कितना हुआ है जनाब? यहाँ पे आपके हो गए हैं कितने? लगभग 60,000 रुपये। और यहाँ पे आपके कितने हो गए हैं? लगाइए आप 3000 × 60 = 1,80,000। वो भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे आएगा अगर आप महीने में 3 या 4 बार जाते हैं। तो अगर आप ज़्यादा जाते हैं, अगर आप डेली ही ड्राइव करते हैं, डेफिनेटली उस केस में कहीं ना कहीं आपकी कार इकोनॉमिकल बना रही होगी। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ अगर आप जोड़ेंगे ध्यान से, जो मेंटल पीस आपको मिलता है रास्ते में, 1 घंटे तक अगर आप कैब में बैठे हुए हैं, आप पीछे बैठ के अपना कुछ भी काम कर सकते हैं, जो भी आपका ऑफिस का काम है या कुछ भी आपका अदर काम है वो आप कर सकते हैं। आपको मेंटल पीस रहेगा, आपको कोई इंश्योरेंस की टेंशन नहीं, कोई आपको ये टेंशन नहीं कि अगर गाड़ी भिड़ गई तो क्या होगा, ठीक है, किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं, आप बिल्कुल फ्री माइंड रहते हैं। और आजकल बड़े शहरों के अंदर ना कार पार्किंग भी फ्री नहीं है, वहाँ भी आपको पैसे पे करने पड़ते हैं, ठीक है। बड़े बड़े फ्लैट्स में, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने देखा था एक न्यूज़ के अंदर ऐसा था कि भैया जहाँ पे 1 BHK फ्लैट है उनको तो पार्किंग भी नहीं दे रहे लोग, ठीक है, वहाँ पे आपको पार्किंग के अलग से पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। उसके अलावा ऐसे ही चार्जेस, फॉर एग्जांपल आपको शौक है भैया मूवीज़ देखने का, ठीक है, अब मूवीज़ मैक्सिमम जो होती हैं वो 1-2 प्लेटफॉर्म पे मिल जाती हैं, बट आपको लगता है कि नहीं यार मेरे पास में तो नेटफ्लिक्स भी होना चाहिए, अमेजन भी होना चाहिए, जियो भी होना चाहिए, और बहुत सारे जितने अदर प्लेटफॉर्म में G5 है वो सब भी होना चाहिए। तो आप कहीं ना कहीं सारे ले लेते हैं और फिर जब एक्चुअल में आप यूज़ करने जाते हैं तो आप बहुत कम यूज़ करते हैं, ठीक है। और आप महीने की 2-3 मूवीज़ देखते हैं और आप जो पैसा है वो आपका हर महीने कटता रहता है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे सब्सक्रिप्शंस होते हैं आजकल, हर ऐप का सब्सक्रिप्शन है। खाना अगर जल्दी मंगाना है तो सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। अगर आपको गाने सुनने हैं तो सब्सक्रिप्शन है, अगर यूट्यूब पे वीडियो देखने हैं तो भी सब्सक्रिप्शन है। हर एक चीज़ का सब्सक्रिप्शन दे दे के आपकी जो EMIs हैं वो धीरे धीरे, इसको भी मैं एक तरह का EMI ही बोलूँगा, ठीक है, क्योंकि वो भी मंथली सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। और ये जो EMIs होती हैं ये आपका कैसे आपकी सैलरी को चूस जाती हैं आपको पता ही नहीं लगता है। तो सबसे सिंपल इलाज तो ये है कि पहले अपनी ज़रूरतों को समझो कि एक्चुअल में आपको किस चीज़ की नीड है और किसकी नहीं है। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं या ये हैं तो आपको डेफिनेटली अच्छा मोबाइल फ़ोन चाहिए होगा, अच्छा लैपटॉप चाहिए होगा, अच्छा कैमरा चाहिए होगा। पर अगर आप एक नॉर्मल इंसान है जिसका यूज़ केस कम है तो आप एक नॉर्मल फ़ोन, नॉर्मल कैमरे की भी ज़रूरत नहीं है आज के समय पे। अगर आप एक नॉर्मल इंसान है तो मतलब जो वीडियोस क्रिएट नहीं करता है, और साथ में एक नॉर्मल लैपटॉप भी चलेगा, ठीक है, टीवी भी एक नॉर्मल सी होगी तो भी चलेगा। अगर आपको सच में पैसा सेव करना है, उस पैसे का इस्तेमाल आपको अपने फ्यूचर में करना है, ठीक है। अब कुछ ऐसी रील्स आती हैं कि भैया ज़िंदगी एक बार मिली है, इसको जीना है। देखो जीना एक अलग होता है लेकिन बेफालतू का उड़ाना एक अलग होता है, ठीक है। जी हम भी रहे हैं, ठीक है, जी बाकी लोग भी रहे हैं जिनके पास में पैसा ठीक ठाक है, जो कि अपने EMIs को अच्छे से मैनेज करते हैं, ठीक है, वो भी जी रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग जो कि अपनी EMIs को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते, वो कहीं ना कहीं 5 दिन तो अच्छे से जीते हैं लेकिन बाकी के 25 दिन वो कहीं ना कहीं परेशान रहते हैं। तो ऐसा 5 दिन का जीना भी क्या जीना जो कि आपके 25 दिन पूरे ख़राब कर दे। तो मुझे लगता है कि इस EMI ट्रैप से निकलने का सबसे बड़ा समाधान जो है वो ये है कि पहले अपने नीड्स को समझिए। एक कॉपी पेन लीजिए प्लीज़। आलस पता है सब में है आज के समय पे कि भैया कौन कॉपी पेन उठाए, प्लीज़ उठाइए। देखिए कि आपने कितने UPI ऑटो पे सेट किए हुए हैं, आपकी कौन कौन सी EMI जा रही हैं, क्या आप किसी चीज़ को बेच के निकल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास में कोई ऐसी कार है जिसका इस्तेमाल आप नहीं करते हैं, मान लीजिए आपके पास में 2 कारें हो गई हैं, एक का इस्तेमाल करते हैं एक का इस्तेमाल नहीं करते, ऐसे आपके पास में 2 बाइक हैं, एक का इस्तेमाल करते हैं एक का नहीं करते हैं, अगर उसको एक को बेच के निकल सकते हैं वहाँ से तो निकलिए, ठीक है। उस पैसे का कहीं और इस्तेमाल करिए। सपोज़ कि एक गाड़ी को बेच के उसके पैसे को दूसरी गाड़ी की EMI को ख़त्म कर दीजिए, ठीक है, उसको पूरा साफ़ कर दीजिए।
नहीं, अगर आप सच में बहुत अच्छा खासा रिटर्न कमा पा रहे हैं, लगभग 8% 10% का मंथली नहीं ईयरली, तो उस केस में समझ में आता है कि आपकी EMI चलती रहेगी, कोई बात नहीं। आपका जो पैसा है वो आपको अच्छा खासा बना के दे रहा है। बट अगर आप नहीं कमा पा रहे हैं अच्छा रिटर्न, अगर आपका पैसा वही FD के अंदर पड़ा हुआ है, बैंक अकाउंट के अंदर पड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपको EMI से निकल जाना चाहिए। क्योंकि जो EMIs हैं होम लोन की फिर भी कम है, बाकी जो EMIs आती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। और आजकल तो पर्सनल लोन जो चल गया है कि आइए फ्री ऑफ कॉस्ट, नो कॉस्ट EMI पे आप पर्सनल लोन ले लीजिए, दिखावा होता है वो, एक्चुअल में वो दिखावा होता है। वो कहीं ना कहीं जो लूप होल्स हैं मतलब गाइडलाइंस के, उनका वायलेशन है, ठीक है। उनके वायलेशन को बिल्कुल अच्छे से करके वो लोग आपको दिखाते हैं कि ले लीजिए पर्सनल लोन। आपको ऑफर मोबाइल के अंदर ऑफर आते रहते हैं। मैंने कहीं अप्लाई भी नहीं किया भैया, बोलते हैं कि आपका 4 लाख का पर्सनल लोन अप्रूव किया गया है। किसने मांगा था? किसने मांगा था? ऐसे आता है आपकी क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन को मान लिया गया है, किसने अप्लाई किया था? एक कॉन्सेप्ट होता है कि जब भी कोई चीज आपके पास में सामने से आ रही है, दैट मीन्स कि उसका समय निकल चुका है, अब उसमें कभी भी नहीं घुसना चाहिए। जैसे कि अभी रिसेंटली दुबई के अंदर प्रॉपर्टीज खरीद लीजिए, इस तरह के एड्स आ रहे थे। जिन लोगों ने दुबई के अंदर बहुत सालों पहले प्रॉपर्टीज खरीदी थी वो आज खुश है, लेकिन जो अब खरीदेंगे देख के कि वो कितने खुश है, तो वो कहीं ना कहीं बर्बाद होने वाले हैं, ये मान लीजिए। ऐसे ही ऐसे ट्रैप्स के अंदर कभी भी नहीं फंसना चाहिए कि ऐसी कंपनी, ऐसा स्टॉक जो कि आज से 5 साल पहले 10 रुपये का था, अब वो 300 का हो गया है, ले लेते हैं। फंस जाओगे उसके अंदर, ठीक है। कुछ ऑब्वियसली कुछ अच्छे भी होंगे, कुछ भी कार भी होंगे, लेकिन मैक्सिमम चांसेस के अंदर जो ऑलरेडी भर चुके हैं इतना, वो फिर कहीं ना कहीं आपको दिक्कत दे रहे होंगे इन फ्यूचर। इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको लगता है कि अपॉर्चुनिटी है, सामने से आई है, सामने से नहीं आई है, वो आपको सामने से दिखाई गई है ताकि आप उसको ले सकें। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी EMI से आपको अगर बचना है, इस ट्रैप से बचना है, चीज़ों को लिखिए, जो फालतू की चीज़ें उनको हटाइए, जो काम की चीज़ें हैं ओनली उनको रखिए, और अपनी EMI को 30% के अंडर रखिए अपनी सैलरी से, और शांति से जीना स्टार्ट करिए। और अगर जानना चाहते हो कि स्टॉक मार्केट के जो कोर्सेज हैं वो स्कैम है या नहीं, और है तो क्यों है, उसको जानने के लिए देखिए अभी के अभी इस वीडियो को।